हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनोज है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं लेके आया हूँ आपके लिए गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आने वाले करंट अफेयर के जीके क्वेश्चन। मैंने टॉप 10 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जैसे एग्ज़ाम में आते हैं, और उन क्वेश्चन को कितने टाइप से पूछा जा सकता है गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, वो सारा कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है ना। मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है, अनंगताल झील को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित कर दिया गया है। यह झील किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? मैंने यहाँ पे 4 ऑप्शन लिए हुए हैं, गोवा, मेघालय, दिल्ली, पंजाब। और दोस्तों, अगर आपको राइट आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं। और इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जब आप क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो आपको सिर्फ 30 to 40 सेकंड मिलती है एग्जाम में, क्वेश्चन को रीड करने में, उसका आंसर देने में। ठीक है, अगर इतने टाइम में अगर आप आंसर दे रहे हैं तो मेरे इस पर कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो नई दिल्ली है। ठीक है ना। ये दिल्ली। ठीक है, यहाँ पर ये अनंतताल झील है, इसके बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा डिटेल में। ये जो दिल्ली में जो झील है, ये महरौली करके जगह है दिल्ली में, वहाँ पर स्थित है। और इसका जो निर्माण कराया था वो तोमर राजा अनंगपाल द्वितीय थे। उन्होंने 1060वीं ईस्वी में इसका निर्माण कराया था। तो यहाँ क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि जो झील है उसका निर्माण किसने कराया था। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है जब क्वेश्चन का। ज़रूरी नहीं कि आप जिस क्वेश्चन को मैंने नोट डाउन किया है कि उसी तरह से पूछा जा सके। वो आपको उसकी लोकेशन भी पूछ सकता है, किसने निर्माण कराया है वो भी पूछा जा सकता है, किस सन में बनवाई गई है ये भी पूछा जा सकता है। तो एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग देखो 3 या 4 तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि ये जो झील है वो दिल्ली के महरौली में स्थित है, जिसका निर्माण राजा अनंगपाल द्वितीय द्वारा 1060वीं ईस्वी में कराया गया है। ओके गाइस। और उन्होंने ये 11वीं शताब्दी में दिल्ली की स्थापना करने हेतु इसे बसाया था, जो ये झील थी उस टाइम पे। और जो राजा अनंगपाल द्वितीय हैं, इनका राजस्थान से जो राजपूताना स्टेट माना जाता है, वहाँ से एक बहुत अच्छा संबंध है, इनका मजबूत संबंध माना जाता है। जो महाराजा अनंगपाल द्वितीय थे वो पृथ्वीराज चौहान जो आपके हिंदुस्तान के लास्ट अंतिम राजपूत राजा थे, पृथ्वीराज चौहान, उनके नाना थे ये अनंगपाल द्वितीय जी जो थे, तोमर राजा अनंगपाल द्वितीय, वो पृथ्वीराज चौहान के नाना थे, जिनका जो किला है राय पिथौरा, उसको ASI की सूची में भी शामिल किया गया है। तो ये एक क्वेश्चन को एग्जामिनर काफ़ी सारे पॉइंट बन सकते हैं, इसमें काफ़ी सारी चीज़ों के साथ वो पूछ सकता है। वो आपसे इस झील की लोकेशन पूछ सकता है, या वो पूछ सकता है कि तोमर राजा अनंगपाल द्वितीय ने दिल्ली में कौन सी झील बनवाई थी। ठीक है, या फिर किस सन में बनवाई थी। जो राजा अनंगपाल द्वितीय थे उनका पृथ्वीराज चौहान से क्या संबंध था, या उनका जो किला था राजस्थान में वो क्या था, उसको ASI की सूची में शामिल। ये काफ़ी सारे पॉइंट बनते हैं। ठीक, तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो इन सारे पॉइंटों को बारीकी से ध्यान से पढ़ें और पॉइंट को नोट डाउन करते जाएं। और अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, जो मैंने अगला क्वेश्चन लिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने जो लिया हुआ है कि अभी कुछ समय पहले किसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसमें मैंने जो ऑप्शन लिए हुए हैं, 4 ऑप्शन लिए हुए, रघुवीर सहगल, समीर V कामत, सुधीर सिन्हा और समीर सारस्वत। 4 ऑप्शन लिए हुए। इसमें राइट आंसर जो आपको पता हो तो आप बताइएगा। ठीक है ना, मैं राइट आंसर इसमें आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर क्या है, वो है समीर V कामत जी। ठीक है, इसमें आप इस टाइम का बहुत ध्यान रखना है। गवर्नमेंट एग्जाम कर रहे हो तो टाइम का बहुत वैल्यू होती है। कई बार होता है कि आपको पता है, कई सारे स्टूडेंट मेरे को बताते हैं कि सर मेरे को पता था लेकिन टाइम नहीं मिल पाया, मेरे क्वेश्चन छूट गए। वो इसी वजह से क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो। तो आप अभी यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइए। ठीक है, और चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपको आने वाली वीडियो मेरी मिलती रहे।
और आपकी प्रैक्टिस, आपको जब कॉन्फिडेंस लेवल आपका जब यहाँ पे बढ़ेगा तो आप जब एग्ज़ाम में देने जाओगे तो और थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और उसको ईजी वे में कर पाओगे। समीर वी कामत जी के बारे में मैं थोड़ी सी डिटेल बता दूँगा। समीर वी कामत जी कौन थे और इनको कैसे चुना गया, क्या सारी चीज़ें। तो समीर वी कामत जी को रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और रक्षा अनुसंधान विभाग संगठन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है कि ये जो अध्यक्ष डीआरडीओ गए। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो समीर वी कामत जी से पहले जो इसके जो अध्यक्ष थे वो सतीश रेड्डी जी थे। ठीक है, जो कि अभी जिनको रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। जो समीर वी कामत जी से पहले जो डीआरडीओ के अध्यक्ष थे उनको रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार बना दिया गया, सचिव बना। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी है कि उनसे पहले कौन थे, सतीश रेड्डी जी। ये नोट डाउन करने वाला पॉइंट है। ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम पूछा जा सकता है कि इस टाइम पे कौन थे, सतीश रेड्डी जी से या समीर वी कामत से पहले कौन थे या सतीश रेड्डी के बाद जो आए वो कौन थे। इस तरह से वो क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को पहले प्रॉपर तरीके से पढ़ना कि एक्चुअल क्वेश्चन में पूछा क्या है। ऐसा नहीं करना कि क्वेश्चन में पूछा सतीश रेड्डी जी के बारे में आप समीर वी कामत के बारे में लिखाओ, या समीर वी कामत जी के बारे में पूछा आप सतीश रेड्डी जी के बारे में लेके आओ। ठीक है ना। और जो समीर वी कामत जी है उन्होंने आईआईटी खड़गपुर से अपनी स्टडी कंप्लीट की है। ठीक है, और ये जो स्टडी उन्होंने 1985 में की थी। ठीक है, पॉइंट नोट डाउन करने वाला है ये। और इन्होंने अमेरिका के द ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी है वहाँ से 1988 में विज्ञान और इंजीनियरिंग में पीएचडी भी किया। तो इनको डॉक्टर समीर वी कामत भी कहते हैं। तो ये ध्यान है, अब इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि नहीं मेरे को तो समीर वी कामत बताया था और ये डॉक्टर कहीं डिफरेंट थोड़ी, नहीं ऐसा नहीं है। इन्होंने पीएचडी की थी इसलिए इनको डॉक्टर समीर वी कामत भी किया जाता है। ठीक है ना, डॉक्टर। ठीक है, मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो लिया हुआ मैंने भारत के 49वें। ठीक है, भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है। सॉरी, एक मिनट। तो इसमें मैंने 4 ऑप्शन लिए हुए, उदय उमेश ललित, और सेकंड ऑप्शन लिया है एच.आर. दत्तू, और जगदीश सिंह खेरी, एन.वी. रमना। मैंने 4 ऑप्शन, ये चारों लोग ही अपने मुख्य न्यायाधीश हैं। एक जिसमें से एक प्रेजेंट वाले हैं और 3 जो रह चुके हैं। तो इसमें आपको राइट आंसर देना है, और जो राइट आंसर है वो उदय उमेश ललित जी। ठीक है, उदय उमेश ललित जी जो अभी करंट में, जो अभी राष्ट्रपति जी ने इनको शपथ दिलवाई है। और इनसे पहले जो थे वो एन.वी. रमना जी हैं। ये एन.वी. रमना जी ये इनसे पहले वाले थे। ठीक है ना, तो ये हमको ध्यान रखना है। मैं इनके बारे में थोड़ा डिटेल बता देता हूँ क्या कैसे है। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए थोड़ा सा बीच बीच में ब्लर कर जा रहा है। जो उदय उमेश ललित जी थे इनको अभी राष्ट्रपति जो हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं उन्होंने अभी राष्ट्रपति भवन में शनिवार को ही उदय उमेश ललित जी को भारत के मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई है। और इनसे पहले जो राष्ट्रपति थे, जो यहाँ के मुख्य अपने भारत के जो मुख्य सीजीआई थे वो एन.वी. रमना जी थे। ये ध्यान रखना है। ठीक है, एन.वी. रमना जी जो कि 26 अगस्त को रिटायर्ड हुए। ये अपने पॉइंट ध्यान रखना है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो उदय उमेश ललित जी से पहले के जो सीजीआई थे, या फिर डायरेक्टली पूछ ले कि आपको सीजीआई एन.वी. रमना जी वो उन्होंने कब रिटायर हुए या कब सेवानिवृत्त हुए। ठीक है, तो वो 26 अगस्त को यहाँ से रिटायर हुए और 27 अगस्त को ही इनको उदय उमेश ललित जी को शपथ दिलाई गई है यहाँ पे। तो इसके बाद जो उदय रमेश को भारत का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। जो नए चीफ जस्टिस उदय ललित है, इनका एक ये पॉइंट और है कि इनका जो कार्यकाल है, ठीक है, वो सिर्फ 3 महीने का, 3 महीने से कम का होगा, 3 महीने से भी कम का है। और जो ये रिटायर हो जाएंगे वो 8 नवंबर को हो जाएंगे। अभी 27 अगस्त को 27 अगस्त को इन्होंने अभी शपथ ली है। ठीक है, अगस्त को, और ये 8 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, इस चीज़ का ये पॉइंट ध्यान रखना है आपको। और जो उदय उमेश ललित जी हैं उनका जो डेट ऑफ, जो जहाँ जन्म हुए हैं, किस स्टेट के हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये उनके बारे में भी पूछा जा सकता है। क्योंकि अभी करंट सीजीआई जो है उदय उमेश ललित जी हैं। तो इनका जन्म 9 नवंबर 1957 को महाराष्ट्र के सोलापुर में हुआ है।
तो पूछा जा सकता है कि जो अभी करंट सीजेआई हैं वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं या फिर वो किस स्टेट के किस जगह से है। ठीक है, तो महाराष्ट्र के सोलापुर से है। ठीक है ना। अब जो सीजेआई हैं ये 1983 में महाराष्ट्र और गोवा और काउंसिलिंग में वकील के रूप में भी प्रैक्टिस कर चुके हैं। इन्होंने 1983 से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की है ना यहाँ से, और उसके बाद 1986 में इन्होंने दिल्ली आने से पहले 1985 तक बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की थी। 1983 में से इन्होंने स्टार्टिंग की महाराष्ट्र गोवा दोनों जगह, और 1985 तक ये बॉम्बे में थे, वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। उसके बाद 1986 में ये दिल्ली आ गए, और इनकी जो एक्सपर्टाइज है, ठीक है, वो क्राइम लॉ है। जैसे हर जितने भी, अगर आपने लॉ के बारे में थोड़ा आइडिया होगा, तो जितने भी वकील लोग होते हैं उनकी अलग अलग एक्सपर्टाइज होती है। किसी का कमर्शियल है, किसी का क्राइम है, किसी का फैमिली है, किसी का प्रॉपर्टी है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। अब इसके बाद जो इनका जो ज़्यादातर जो ये फेमस रहे वो क्या रहा है, ये अयोध्या का जो अयोध्या का मामला था उसमें काफ़ी फेमस रहे थे। इन्होंने क्या, अभी जो फाइनल जजमेंट आया था अयोध्या बाबरी केस का, तो उसमें इनको जज के रूप में शामिल किया गया था, जो उस समय एक समिति बनी हुई थी जजों की। सॉरी, लेकिन उन्होंने अपने आप को उस समिति से दूर कर लिया था। उसके पीछे इन्होंने एक रीजन था, इन्होंने अपने आप को दूर क्यों किया था, क्योंकि जब पहले जो पूर्व सीएम जो कल्याण सिंह थे, अपने चीफ मिनिस्टर यूपी के, ये अयोध्या बाबरी मस्जिद जो यूपी का ही केस था यहाँ पे ही, तो उस समय जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया था, बाबरी जो ढांचा कहते हैं, बाबरी ढांचा जिसको, तो कल्याण सिंह के आदेश पे गिराया गया था, इनका फुल सपोर्ट था। तो उस मामले में इनको अपराधी मतलब अपराधी बनाया गया था। अपनी संवैधानिक जो अपने संविधान के अकॉर्डिंग जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग इनको अपराधी बनाया गया था, और इनका केस भी चला था सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह में। तो उस टाइम पे जो उदय उमेश ललित जी थे, इन्होंने इनकी वकालत की थी, इनके वकील रह चुके हैं, इनको डिफेंड किया था उस चीज़ के लिए। और ये मुद्दा कितने साल पहले था, 20 साल पहले। इसलिए इन्होंने अपने आप को, जो फाइनल डिसीजन जब हो रहा था सॉरी, जब फाइनल डिसीजन चल रहा था अयोध्या बाबरी केस का, तो उस केस में इन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। इन्होंने काफ़ी चीज़ें, मतलब जो काफ़ी फेमस पॉइंट रहे थे, काफ़ी हाईलाइट मुद्दे रहे थे, उन पे इन्होंने अपना जजमेंट भी दिया है। जैसे आपका 3 तलाक रहा था, केरल में जो मंदिर था पद्म स्वामी पर, और के ऊपर जो शाही परवान ने अपना दावा किया था, उनका केस चल रहा था, उसके ऊपर किया था। उसके अलावा इनके पॉक्सो से जुड़े जो भी कानून थे उन पर इन्होंने फैसले दिए थे, और इन्हें काफ़ी हाईलाइटेड रहे थे। ठीक है ना। तो इनके रिगार्डिंग जो उदय उमेश ललित जी के बारे में कुछ ना कुछ आपसे पूछा जा सकता है, तो अपने आप को ध्यान रखना है कि किस तरह से क्वेश्चन बनता है और क्या सारी चीज़ें। ठीक है ना। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट लेता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है कि भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने परिवार कल्याण कार्ड योजना शुरू की है। ठीक है ना। तो इसमें 4 ऑप्शन है अपने, पंजाब, कर्नाटक, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। तो इसमें जो राइट आंसर है वो आप देखिए, अगर आपको पता है। 10 सेकंड का मैं टाइम देता हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा। अगर आप यहाँ पे अगर टाइम से दे पा रहे हैं आंसर, तभी आप करंट जो मतलब रियलिटी में जो एग्ज़ाम होगा वहाँ पे आप अपना आंसर दे पाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो उत्तर प्रदेश है। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने अभी एक स्कीम लॉन्च की है। ठीक है। तो उन्होंने एक कार्ड, मतलब सब फैमिली, जितनी भी यूपी में जितनी भी फैमिली हैं उनके लिए कार्ड बनाया गया है। अगर आपको अभी ध्यान हो, कुछ टाइम पहले जब अभी लास्ट सेशन में जब प्रधानमंत्री मोदी जी का जब सिलेक्शन हुआ था, मोदी जी जब जीत के आए थे, तो उन्होंने एक अपना प्रधानमंत्री एक अकाउंट ओपन कराया था सब बैंकों में, जितने भी, मतलब जीरो बैलेंस पे। वैसे तो बैंक अब अपना एक लिमिटेड एक अमाउंट रखती हैं कि मिनिमम इतना अमाउंट होना चाहिए, नहीं तो उनका पैसा कट जाएगा, उन पर चार्ज लग जाएगा। तो उस चीज़ को देखते हुए उन्होंने जितने भी फैमिली थी, गरीब लोग थे जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, सबके लिए उन्होंने एक प्रधानमंत्री का एक की तरफ से एक स्कीम जारी की थी, जिसमें उन्होंने एक अकाउंट ओपन करवाया था हर बंदे का। तो जो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी सुख सुविधाएं होती थी, या मतलब जैसे सब्सिडी मिल रही है या कुछ अदर फैसिलिटी मिल रही है, तो वो उनको डायरेक्ट अकाउंट में दी जाती, जिससे कि मतलब पहले क्या रहता था कि मोदी जी से पहले, जो बीजेपी की गवर्नमेंट से पहले जैसे स्कीम थी, तो वो डायरेक्ट किसी लेखपाल के थ्रू, सचिव या विधायक या जो प्रधान वगैरह गांव के होते थे, उनके थ्रू उनको सुविधाएं दी जाती थी।
तो उनसे क्या रहता था कि उनको एक्चुअली पूरी सुविधाएं नहीं पहुंच पाती थी, लोग बीच में ही पैसे का गबन कर जाते थे और एक्चुअल उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो सुविधाएं नहीं मिलती थी। तो इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए उन्होंने वो अकाउंट ओपन कराया। तो उसी बेस पे उसी चीज़ को देखते हुए यूपी सरकार के योगी आदित्यनाथ जी उन्होंने भी इस चीज़ के लिए इस कार्ड जारी किया है। तो ये कार्ड जो रहेगा उसमें क्या रहेगा कि इसमें जो फैमिली रहेंगी यूपी में रहने वाली, जो यूपी में वोट डालती है, यूपी की जो मतलब रहने वाली हैं, यूपी की पहचान पत्र है जिनके पास, ठीक है, जो वोटिंग वगैरह करते हैं, तो उनको एक प्रत्येक फैमिली को एक कार्ड दिया जाएगा। और इस कार्ड में क्या होगा कि उस फैमिली के जितने भी सदस्य होंगे, परिवार के जितने भी सदस्य होंगे, सबकी संपूर्ण जानकारी होगी। और ये कार्ड क्या रहेगा, वो जैसे आधार कार्ड आप ज़्यादातर सब लोगों का बना हुआ है, क्योंकि अब जितनी भी सुविधाएं ली जा रही हैं या फिर मतलब आप किसी भी जगह जाते हैं तो आधार कार्ड ही हर जगह मांगा जाता है। तो जैसे उसमें एक यूनिक नंबर होता है, ऐसे इसमें 12 अंकों का एक यूनिक नंबर ही दिया जाएगा, ठीक है। और इसी कार्ड की से आपको सुविधाएं मिलेंगी। जो मतलब फैमिली इस सुविधा को लेने के लिए पात्र है या नहीं है, वो सारी चीज़ें इस कार्ड के द्वारा ही पता चलेंगी, ठीक है। क्योंकि इस कार्ड में उनकी इनकम रहेगी, आपकी फैमिली के मेंबर क्या करते हैं क्या नहीं करते, आप एक्चुअली में उस सुविधा को पाने के हकदार हैं या नहीं है। क्योंकि पहले बीच में यही रहता था कि जो लोग पैसे वाले हैं या फिर जो लोग पात्र नहीं हैं, तो वो चीज़ उस चीज़ सुविधा को ले लेते थे, और जिन लोगों को सुविधाएं जिनके लिए ये लॉन्च की गई थी उन लोगों को सुविधाएं नहीं मिलती थी। तो इसकी वजह से ये कौन सा नागरिक किस चीज़ के लिए पात्र है या नहीं है, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो अगर आप यूपी का आप तैयारी कर रहे हैं, यूपी के जैसे ग्रुप डी वगैरह या ग्रुप सी और डी ग्रुप के लिए मतलब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मैंने इसमें ए ग्रुप से लेके डी ग्रुप, जो भी ऑफिसर लाइन से लेके सिपाही लेवल तक की जो भी जॉब रहती है उसमें किस किस तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो मैंने उनका एक कॉमन चीज़ बनाई है, ठीक है ना। कि सारी चीज़ों को मैं एक प्लेटफॉर्म पे लेके आया हूँ। तो आप ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर सकते हैं। और आप एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप स्टडी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन को आप कितने तरीके से पूछा जा सकता है, उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती हैं, तो वो आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का हमें हमेशा ध्यान रखना है जब हम क्वेश्चन को कर रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन क्या क्या हो सकती हैं वो सारी चीज़ें पूछनी है, ठीक है ना। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में जो लेके आया हूँ आपके लिए, वो आप देख लीजिए एक बार। मैं इसको साइड से कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में लेके आया हूँ, भारत सरकार के किस केंद्रीय मंत्रालय ने बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 प्रकाशित किया है, ठीक है ना। कि कौन सा डिपार्टमेंट है भारत सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसने ये अपना एक प्रस्तावित नियम पारित किया है, ठीक है। इसमें मैंने 4 ऑप्शन लिए हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, नेक्स्ट है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, और यहाँ पे इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। राइट आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। इसमें जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये कौन सा ऑप्शन है। तो इसमें जो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ये मंत्रालय अपना सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अभी बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम लेके आए हैं, ठीक है। ये क्यों लेके आए हैं और उसको क्या उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इस नियम को लागू करने का उनका उद्देश्य यही है कि जितने भी ये केमिकल वेस्टेज होते हैं, जैसे मेडिकल वेस्टेज हो या इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज हो या केमिकल, ये इलेक्ट्रिकल जो बैटरियाँ बनी होती हैं इनकी वजह से, केमिकल की वजह से जो भी वेस्टेज निकलता है उसमें बहुत सारे खतरनाक केमिकल होते हैं, वो अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। तो उस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये लेके आए। तो इस बारे में ये क्या है कि इस जो ये नियम होगा इसमें बैटरी जो होंगी वो किस तरह की कवर होंगी। तो उसमें ये आपका इलेक्ट्रॉनिक वाहन हो या इलेक्ट्रिकल वाहन बैटरी हो, पोर्टेबल बैटरी हो या ऑटोमेटिक बैटरी और औद्योगिक बैटरी, ये सारी चीज़ें इसमें कवर करेंगे, ठीक है ना।
और इसको जो उन्होंने ध्यान रखा है वो इस पॉइंट को लेके चलें कि इसमें जब अपनी बैटरी को रिसाइकलिंग किया जाएगा या फिर उसकी वजह से इसमें क्या है नया नया निवेश आएगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्योंकि आप किसी चीज़ को जो वेस्टेज जा रही है उसको यूज़ कर रहे हो तो उसकी वजह से आपको काफ़ी चीज़ें आप प्रोडक्ट बना सकते हो या उसको यूज़ कर सकते हो। तो उसमें नवीनीकरण उद्योग में नई प्रौद्योगिकियाँ, रिसाइकलिंग या निवेश आएगा, व्यापार में नए अवसर पैदा होंगे। इस चीज़ को सोचते हुए उन्होंने इस चीज़ को रूल को लेके आए हैं, ठीक है ना। अब जो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हुआ है वो मैंने लिया हुआ है ये 6 नंबर मेरा क्वेश्चन है। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन में किसको कोषाध्यक्ष चुना गया है, ठीक है ना। और इसमें मैंने 4 ऑप्शन लिए हुए हैं। आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है कपिल सिब्बल जी हैं, और सेकंड अनुराग शर्मा जी हैं, थर्ड अनुराग ठाकुर और फोर्थ वरुण गांधी। ये सांसद हैं, उनके बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, न्यूज़ में आता रहता है, ठीक है ना। और एग्जाम में भी इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन ये बनते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर है कि इसका 10 सेकंड का टाइम आपने लिया हो, आपने अगर आंसर दिया हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो इसका जो राइट आंसर है वो अनुराग शर्मा जी हैं। अब अनुराग शर्मा जी कौन है और ये जो संघ है राष्ट्रमंडल संसदीय संघ, ये क्या होता है इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ, ठीक है ना। एक मिनट, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है आज, इस वजह से थोड़ा सा हैंग हो रहा है। तो जो अनुराग शर्मा जी हैं ये एक सांसद हैं अपने झांसी के। तो ये जो अपना संघ है ये इसका 65 है, 65वां इसका भी सम्मेलन हुआ है। और जो सम्मेलन हुआ है वो हुआ है आपका कनाडा में, ठीक है ना। कनाडा में इनका सम्मेलन हुआ है। ये एक पॉइंट पूछा अभी, ये लास्ट अभी मैंने 26 को जो बनाई थी वीडियो, उसमें मैंने ये क्वेश्चन लिया था कि जो ये अपना संघ सम्मेलन हो रहा है वो किस जगह पे हो रहा है, ठीक है ना। तो वो कनाडा में हो रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। और इसमें जो ये संघ है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें कि ये काफ़ी बड़ा संघ है, ठीक है ना। और इसमें 55 देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं, ठीक है। और ये इसको जो संघ मंडल है इसको 9 भौगोलिक क्षेत्रों के बीच में विभाजित किया गया है। जैसे मान लो लेट्स एग्जाम्पल के इंडिया को जैसे अदर अदर स्टेट में डिवाइड किया गया ना, तो वो उसको मैनेज करने में, उसकी चीज़ों को बेनिफिशियल इन्फॉर्मेशन निकालने में या उसकी सुख सुविधाओं के ध्यान में रखते हुए अलग अलग पार्टों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। इसमें 55 कंट्री है, ठीक है ना। 180 देशों के 80 सांसद हैं, विधानसभा क्षेत्रों के स्पीकर हैं, ठीक है। और इनकी जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर हैं इसमें 18,000 है, ठीक है। और इसमें क्या ना, ये क्वेश्चन को आपको काफ़ी तरीके से पूछा सकता है कि वो पूछा सकता है कि जो ये सम्मेलन जो 65वां हुआ है, 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन किस लोकेशन में हुआ है, तो उसका वो कनाडा रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद पूछा सकता है कि इसमें कितने कंट्री शामिल हुए हैं, तो वो 55 कंट्री शामिल हुए हैं, ओके। अब उसके बाद इसमें ये पूछा था कि उसकी जो कंट्री है वो कितने पॉइंटों में विभाजित हुआ है, किस तरह से, तो 9 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित हुआ है, ठीक है। अभी क्या हुआ है कि एक जो भारत देश के जो अपने लोकसभा स्पीकर हैं, ठीक है, स्पीकर ओम बिरला जी के नेतृत्व में 100 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल अभी शामिल हुआ है। अपने भारत से जो गए हुए हैं वो 100 लोग गए हुए हैं, ठीक है ना। और अभी ये देखो एक नॉर्मल था ये क्वेश्चन, यहाँ पे ये बंदा भारत देश के लोग सभा स्पीकर कौन है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये ज़्यादातर जो नॉर्मल एग्ज़ाम होते हैं ग्रुप डी के या सी या डी लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं, जैसे आपके पीएससी के हुए या पुलिस के हुए या नॉर्मल जो डी ग्रुप के होते हैं, तो उनमें ये बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना भारत देश के जो लोकसभा स्पीकर हैं वो ओम बिरला हैं, ठीक है। अब जो अनुराग शर्मा जी हैं ये झांसी के सांसद हैं, ठीक है। और इन्होंने अपनी जो पढ़ाई की है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पढ़ाई की हुई है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ऑफ बोस्टन से। और उसके बाद ये बैद्यनाथ आयुर्वेदिक भवन में ये कार्यकारी निदेशक के रूप में भी इन्होंने वर्क किया हुआ है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इन्होंने जो कार्यकारी निदेशक के रूप में किस जगह वर्क किया हुआ है, तो ये बैद्यनाथ आयुर्वेदिक भवन रहेगा इनका, ठीक है। और इनकी इसी कार्य कुशलता और उपलब्धियों को देखते हुए इनको अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल जो अपने इंडिया से बाहर जो वर्ल्ड लेवल पे जो भी मतलब कभी बार बार जो प्रोग्राम होते रहते हैं, तो हर कंट्री अपने अपने यहाँ के जो भी
रेस्पॉन्सिबल पर्सन या जो भी एक अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे उनको वो भेजते हैं, जिससे वो अपने कंट्री को वहाँ जाकर रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है ना। तो इसीलिए अनुराग शर्मा जी का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था, इसलिए इनको भेजा गया है। तो इसमें देखो काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इस सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। ये नोट डाउन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैंने आपको 65 राष्ट्रमंडल है, जैसे 55 कंट्री हैं आपकी, 18,000 मेंबर हैं, और यहाँ पे जो स्पीकर है ओम बिरला है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी आईओए पर आयोजित 15वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा है। ठीक है। तो इसमें मैंने 4 ऑप्शन लिए हुए हैं, तो अगर आपको राइट आंसर पता है तो कमेंट करें। तो इसमें जो आंसर है इसका वो थर्ड है। ठीक है। जो इंडिया का जो नंबर रहा है वो थर्ड ऑप्शन पे रहा है। ठीक है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ कि एक्चुअली में ये क्या है, किस तरह है। तो ये खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के बारे में ये हुआ था।